नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 16 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिट मैक्स यानी SITMEX निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? रूस द्वारा परीक्षण किया गया एंटी सैटेलाइट हथियार है? यह कथन असत्य है। दूसरा है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास है। यह कथन एकदम सत्य है। यह अंडमान सागर में चल रहा है। आइए यहीं पर देखते हैं, ये PIB में आई हुई खबर है। भारतीय नौसेना ने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स में भाग लिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह अंडमान सी में चल रहा है और भारत इसके पहले संस्करण की जो मेजबानी किया था पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, भारतीय नौसेना पोत करमुख जो एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट है, अंडमान सागर में दिनांक 15 और 16 नवंबर तक भारत, सिंगापुर और थाईलैंड यह तीसरे संस्करण में भाग ले रहे हैं। इससे पहले 2 हो चुका है। तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, जिसे RSN कहेंगे, का प्रतिनिधित्व RSN टीनाशियस जो एक फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट और रॉयल थाई नेवी, जिसे RTN कहते हैं, हिज मैजेस्टी थाईलैंड शिप थायन चोन द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक खामरोसिन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट है। तो भारतीय नौसेना RSN यानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, RTN यानी रॉयल थाई नेवी यानी थाईलैंड नेवी के बीच आपसी अंतर संचालन को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने के उद्देश्य से 2019 में सिट मैक्स प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसका प्रथम संस्करण की मेजबानी पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा, दूसरे की RSN के द्वारा सिंगापुर 2020 में यह की गई थी और तीसरे की अभी अंडमान सागर में चल रही है। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। तो यह कह सकते हैं कि सिटमैक्स 21 मित्रता के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को और मजबूत करेगा और क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच सहयोग को और बढ़ाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? बिरसा मुंडा 16वीं सदी के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो यहां पर यह पहला कथन असत्य हो जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने आधुनिक बिहार और झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में एक भारतीय आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। यह कथन एकदम सत्य है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस यानी अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हमारा भारत मनाएगा। भारत सरकार ने यह घोषणा की है। तो यानी 2 और 3 सही है, अतः आंसर क्या हो गया? सी सही हो गया। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न में भी, चूंकि दूसरा तीसरा प्रश्न एक ही खबर से लिया है। तो रानी कमलापति निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से थी? तो वह गोंड समुदाय से थी। एकदम इसको ध्यान रखिएगा। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। PM रीचेज आउट टू ट्राइबल पीपुल अनवेल स्कीम्स। उन्होंने बहुत सारी जो है योजनाएं स्टार्ट की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय के उद्घाटन के साथ साथ भोपाल में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस पर कई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करते हुए आदिवासी लोगों तक पहुंचे। तो इसके तहत 10 नए संग्रहालयों में से पहले का उद्घाटन किया गया और रांची में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई गई। और पहले जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा स्मारक सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। और इसमें जो है बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रखा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2 साल का कारावास किया। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं इनका स्टेचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है।
और इस तरह से अब 2021 से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा भी 10 नवंबर को कर दी गई थी और 15 नवंबर को यह दिवस मनाया गया, यानी कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मनाया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सहित कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। तो यह रानी कमलापति कौन थी? तो 16वीं सदी में सीहोर जिले की सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह जो सरौतिया थे, उन्हीं के यहाँ कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कमलापति रखा गया। तो राजकुमारी कमलापति को शिक्षा, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल था। तो सलकनपुर रियासत की देखरेख की जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरौतिया और राजकुमारी कमलापति पर ही थी। रानी कमलापति एक गोंड रानी थी। उनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। तो इस तरह से कहा जाता है कि गोंड राजवंश की वह अंतिम रानी थी और अंतिम हिंदू शासक भी कह सकते हैं। तो उनका विवाह 16वीं सदी में ही करीब 750 गांव को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था। इसके राजा थे सूराज सिंह शाह सलाम, उन्हीं के बेटे निजाम शाह से कराया गया था। तो इसके बाद उन्होंने जो है इनके नाम से महल भी बनवाया था और 1989 में इस महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने संरक्षण में भी ले लिया। उनके एक बेटे थे नवल शाह की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद रानी कमलापति को लगा कि अब वह अपने राज्यवंश का संरक्षण नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा में उस छोटे तालाब में समाधि ले ली। तो रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। उनके बाद यहाँ नवाबों का दौर शुरू हो गया। तो भोपाल में कमला पार्क उन्हीं के नाम पर बना है और उसी में उनका एक महल भी मौजूद है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के जनसंपर्क के मुताबिक इस स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। फिर 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया और 42 साल बाद इसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखती है। यह कथन एकदम सत्य है। आरबीआई प्रायः विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है और रुपए की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम होने से रोकने के लिए अमेरिकी डॉलर खरीदता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। इसके कारण अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मैनिपुलेटर्स वॉच लिस्ट में डाल दिया है। यह भी कथन सत्य आता है, आंसर डी होगा। तो यह हिंदू में आई हुई खबर है। आरबीआई रिमेन नेट परचेजर ऑफ यूएस डॉलर, यानी आरबीआई बना रहा अमेरिकी डॉलर का शुद्ध खरीदार। तो सितंबर में आरबीआई ने 9.169 अरब डॉलर की खरीदारी की थी और हाजिर बाजार में 8.378 अरब डॉलर की बिक्री की थी। तो आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि आरबीआई सितंबर 2021 में अमेरिकी मुद्रा का शुद्ध खरीदार बना रहा, जब उसने बाजार से शुद्ध आधार पर $791 मिलियन की खरीदारी की थी। तो रिपोर्टिंग महीने में आरबीआई ने 9.169 बिलियन खरीदा था और स्पॉट मार्केट में $8.378 बिलियन की बिक्री की थी। तो इस तरह से अभी सोमवार को नवंबर 2021 के मासिक बुलेटिन में यह दिखाया गया है। ये भी फैक्ट है जिसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की। 2019 में आया हुआ प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान के किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? केवल परिवहन लागत, सिर्फ यही नहीं शामिल होता है। केवल ब्याज लागत, ये भी नहीं होगा। इसमें प्रापण, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। तो अतः आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इसमें जो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रापण, तो यह प्रापण प्रासंगिक क्या है? तो प्रापण का मतलब ही होता है कि क्रेता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उपयुक्त सामान एवं या सेवाएं न्यूनतम संभव मूल्य पर प्राप्त करने के को प्रापण कहते हैं, यानी इसे प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। तो प्रापण के लिए सार्वजनिक संस्थाएं एवं निजी कंपनियां प्रायः एक सुविचारित प्रक्रिया निर्धारित कर देते हैं ताकि आपूर्तिकर्ताओं में उचित प्रतिस्पर्धा हो तथा धांधली या भ्रष्टाचार की संभावना
कम से कम हो। तो बाह्य प्रापण वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां कई बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इस सेवाओं को विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम, इसे जानते रहिएगा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अधिनियम 64 था और इसका उद्देश्य यह है कि गरीब किसानों के हित के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित रखना, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर अनाज देना। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे का। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल। तो यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भों की प्रतिक्रिया में और सरकारी प्रक्रियाओं के अनुपालन के कारण बोझ को कम करके जीवन सुगमता को बढ़ावा देने की सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उसके अनुरूप अब आज से यानी अब क्या होगा, पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए हैं, जिससे सूर्यास्त के बाद प्रक्रिया की अनुमति दी जा सके। तो इस तरह से मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा यह नई प्रक्रिया अंगदान और प्रत्यारोपण को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों को निकालकर सुरक्षित रखा जा सकेगा। और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक तकनीकी समिति ने सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम संबंधी मुद्दे की पड़ताल की थी और यह पता चला कि कुछ संस्थान पहले से ही रात में पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी में हुई तेज प्रगति, चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो सुधार को देखते हुए खास तौर से आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था और पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता अस्पतालों में अब रात के समय भी पोस्टमार्टम करना संभव हो गया है। तो इस तरह से प्रोटोकॉल में कहा गया है कि अंगदान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। हालांकि हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, छत-विछत शव और संदिग्ध श्रेणियों के मामलों को तब तक रात के समय पोस्टमार्टम के लिए नहीं लाना चाहिए जब तक कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति ना हो। और सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों और सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोटोकॉल में बदलाव के बारे में सूचित कर दिया गया है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।